नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर ठन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को लेकर नीति बार बार यू टर्न ले रही है, तो ईरान भी सख्त रुख दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में कह रहे थे कि ईरान ने उनकी बात मान ली है, अब सब सही हो जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा था कि पश्चिम एशिया में जंग नहीं होगी। लेकिन अब ट्रंप का नया बयान सामने आया है, जिसके बाद जंग के जिस खतरे को पहले माना गया था कि यह टल गया है, वो संकट फिर से खड़ा हो गया है। ईरान तो पहले से ही तैयार है और अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने उसे नाराज कर दिया है। ईरान अमेरिका में जंग की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। खामेनेई सुरक्षित ठिकाने पर चले गए हैं, तो अमेरिका के युद्धपोत ईरान का रुख कर रहे हैं। ईरान की घेराबंदी की जा रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में गजा पीस बोर्ड पर किया हस्ताक्षर। कनाडा से वापस लिया न्योता, तो पाकिस्तान ने मांगा वक्त। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए यूएई में त्रिपक्षीय वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, युद्ध खत्म करने में अभी लगेगा वक्त, अपनी शर्तों पर अड़ा रूस। अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा। डब्ल्यूएचओ का 2380 करोड़ रुपए बकाया। अमेरिका बोला नहीं करेंगे भुगतान, जरूरत से ज्यादा दे चुके। और चलते चलते में देखेंगे क्यों पानी में गायब हो गए दुनिया के कई प्राचीन शहर। चौंकाने वाली घटनाएं आई सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस ने रूसी टैंकर किया जब्त। रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट का बताया हिस्सा। भूमध्य सागर में बवाल। राष्ट्रपति मैक्रो बोले, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर फैमिली बिजनेस बढ़ाया। एक साल में 12,800 करोड़ रुपए बढ़ी संपत्ति। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अपने तीसरे कार्यकाल की जताई लालसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पूछा, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? अमेरिकी संविधान नहीं देता इसकी इजाजत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बरसे कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम। ट्रंप की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा, खत्म कर दिए 80 साल के गठबंधन। तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? कुछ दिन पहले ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर नरम दिखाई दे रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि ईरान की सरकार ने हमारी बात मान ली है, इसलिए अब सब कुछ ठीक हो गया है, जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ट्रंप एक बार फिर से जंग की बात करने लगे हैं। दावोस से लौटते समय उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे जहाज उस दिशा में जा रहे हैं। हमारी एक बड़ी फोर्स ईरान की तरफ जा रही है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। हो सकता है कि हमें इनका इस्तेमाल ना करना पड़े। हम जंग नहीं चाहते, जंग अंतिम विकल्प होगा। अब ट्रंप के इस बयान को जंग की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर चुका है। इस बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरान के करीब पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के करीब पहुंचना और उसके साथ ट्रंप की ईरान को लेकर नई धमकी आने का मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करने वाले हैं, या फिर ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा ईरान भेजा है। कारण कुछ भी हो, लेकिन ईरान पूरी तरह से सतर्क है। यही वजह है कि ईरान ने भी अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को फिर से सुरक्षित बंकर में पहुंचा दिया है। खामेनेई जिस बंकर में है वो इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं पड़ेगा। ईरान पहले से ही जंग की तैयारी कर रहा है और अब जब ट्रंप की तरफ से चेतावनी आई तो ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने अमेरिका और इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक अनुभवों और 12 दिन का युद्ध जो हम पर थोपा गया था, उसमें हमने जो सीखा, उससे सीख लेकर किसी भी गलत अनुमान से बचे, जिससे उन्हें अधिक दर्दनाक और अफसोसजनक भाग्य का सामना नहीं करना पड़े। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और प्रिय ईरान की उंगली ट्रिगर पर है। वे पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। सुप्रीम कमांडर इन चीफ आयतुल्ला अली खामेनेई के आदेशों और उपायों को पूरा करने के लिए तैयार है। एक ऐसा नेता जो अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमला होता है तो इस बार इजरायल के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस भी उसके निशाने पर होंगे, और अगर कोई भी देश इस जंग में अमेरिका का पक्ष लेगा तो उस पर भी हमला होगा। जिसके बाद अमेरिका की चिंता पश्चिम एशिया में अपने सैन्य बेस को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि जंग की स्थिति में ईरान इन्हें ही निशाना बनाएगा।
ऐसे में यहां तेजी से एयर डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल भी वॉर मोड में चला गया है। देश में अलर्ट स्तर बढ़ाने के साथ ही ईरान की तरफ से किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं को सक्रिय कर दिया गया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सेना को जंग के लिए तैयार होने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामीर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सेना किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। इजरायल हो या अमेरिका या फिर ईरान, इन देशों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि अगले 2 या 3 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे गजा बोर्ड ऑफ पीस की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बोर्ड का शुरुआती मकसद गजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना है, लेकिन आगे चलकर यह दूसरे ग्लोबल विवादों में भी भूमिका निभा सकता है। ट्रंप के इस बोर्ड को लेकर कहा जा रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर एक नया संगठन खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन यहां वीटो पावर सदस्य देशों को नहीं मिलेगी। इस बोर्ड की अध्यक्षता ट्रंप खुद करेंगे और खास बात तो यह है कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए तमाम देशों को जो न्योता दिया गया है, उसमें अध्यक्ष का नाम डोनाल्ड ट्रंप लिखा गया है, ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यानी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी इस बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में गजा बोर्ड ऑफ पीस को बनाने को लेकर ट्रंप के मकसद पर कई सवाल उठ रहे हैं। वैसे व्हाइट हाउस ने तो इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा था, लेकिन हस्ताक्षर समारोह में सिर्फ 20 देश ही मौजूद रहे। इसमें प्रमुख तौर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, उनके अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पैराग्वे के नेता मौजूद थे। यूरोपीय देशों ने तो पहले ही इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन हैरानी तब ज्यादा हुई जब व्हाइट हाउस ने ऐन वक्त पर कनाडा को भेजा गया न्योता वापस ले लिया। यानी ट्रंप इस बोर्ड में कनाडा को शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि कनाडा ने भी इसमें शामिल होने पर सहमति नहीं जताई थी। व्हाइट हाउस का यह कदम ऐसे वक्त में सामने आया जब बीते कुछ दिन में अमेरिका और कनाडा में टकराव बढ़ा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए एक मैप शेयर किया था, जिस पर कनाडा भड़क गया। उसने अमेरिका से जंग तक की तैयारी शुरू कर दी थी और पीएम मार्क कार्नी ने तो यहां तक कहा था कि अब अमेरिका के दबदबे वाला दौर खत्म हो चुका है। ऐसे में व्हाइट हाउस के इस फैसले से यह तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप की खुशामदगी कर नई मुसीबत मोल ले ली है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावोस में इस गठबंधन पर तो हस्ताक्षर किए, लेकिन अब उनके इस कदम का पाकिस्तान में भारी विरोध हो रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई और अन्य विपक्षी दलों ने इसे अपारदर्शी और गलत बताया है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जनमत संग्रह की मांग की है। पीटीआई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति पहलों में कोई भी भागीदारी संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय प्रणाली का पूरक और मजबूत करने वाली होनी चाहिए, ना कि समानांतर संरचनाएं बनाने वाली जो वैश्विक शासन को जटिल बना सकती है। यानी ट्रंप का समर्थन कर शहबाज शरीफ परेशानियों से घिर गए हैं। वैसे इससे पहले भी जब उन्होंने गजा के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी आईएसएफ के हिस्से के तौर पर पाकिस्तान के सैनिक भेजने पर सहमति जताई थी, तब भी उनके फैसले का काफी विरोध हुआ था। इन हालात में अब उनके लिए गजा में अपने सैनिक भेजना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन उनके पास ना तो देश की जनता को नाराज करने का विकल्प है और ना ही ट्रंप की मांग को खारिज करने का। ऐसे में अब पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने अपनी घरेलू मजबूरियों को रखा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ ने आईएसएफ के ऑपरेशनल रोड मैप के साथ साथ घरेलू माहौल तैयार करने के लिए उनसे वक्त मांगा है। साफ है कि फिलहाल ट्रंप के गजा बोर्ड को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कोशिशों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पूरी कोशिश में जुटे हुए थे कि कैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए सहमति बनाई जाए, लेकिन जिस तरह उनके प्लान पर कई दौर की बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, उससे ट्रंप भी नाराज नजर आए। उन्होंने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ये तक कह दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध यूरोप की जिम्मेदारी है, अमेरिका इससे दूर है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों देशों के बीच एक विशाल अटलांटिक महासागर है जो अमेरिका को इस संघर्ष से अलग रखता है। हालांकि इस बयान के अलग उन्होंने दावोस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन इस बैठक से भी ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म होना जरूरी है, इसमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यह जल्द खत्म हो। दुनिया का हर देश चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अभी समय लगेगा और इसके लिए काफी रास्ता तय करना बाकी है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए मेरा संदेश साफ है, इस युद्ध का अंत होना ही चाहिए। अगर पुतिन और ज़ेलेंस्की अभी युद्ध खत्म नहीं करते हैं तो वे मूर्ख होंगे, लेकिन मुझे पता है कि दोनों मूर्ख नहीं हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ बैठक को लेकर कोई खास जानकारी तो नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि 23 जनवरी को अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने इस मुद्दे पर 23 जनवरी को यूएई में पहली त्रिपक्षीय बैठक की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम आज मॉस्को जाएगी, मेरी टीम अमेरिकी टीम से मिलेगी और मुझे लगता है कि ये अमीरात में पहली त्रिपक्षीय मीटिंग होगी। अमीरात में 2 दिन की मीटिंग होगी। ये किसी भी तरह की बातचीत न होने से बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि अमीरात को इसके बारे में पता होगा। कभी कभी हमें अमेरिका की तरफ से ऐसे सरप्राइज मिलते हैं, लेकिन फिर भी वे वहां जाएंगे और मुझे लगता है कि ये अच्छा है। इस त्रिपक्षीय मुलाकात से पहले मॉस्को में पूरी रात वार्ता चली। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रात भर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में रहे, जहां उनकी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक हुई। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया कि यह समझौता तभी संभव है जब उसके कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दी जाए और वहां से यूक्रेन अपना किनारा कर ले। लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए इस शर्त को मानना नामुमकिन जैसा है। अब देखना यह होगा कि यूएई की बैठक में क्या होता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका के बड़े फैसले की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा देते हैं। पहले वेनेजुएला पर हमला, फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी और अब संयुक्त राष्ट्र की एक बेहद अहम संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं, उससे बाहर निकलने का कदम। जी हां, अमेरिका अब औपचारिक तौर पर WHO से बाहर हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा है कि अमेरिका ने WHO से अपना नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य पूरा हो गया है। हम WHO में दोबारा शामिल होने की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने 1 साल पहले अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होने के पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका के इस संगठन से बाहर निकलने के लिए नोटिस दिया था और अब अमेरिका ने औपचारिक रूप से अलग होने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जेनेवा में WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिका ने अपना झंडा भी हटा दिया है। हालांकि अमेरिका पर WHO की करीब 2380 करोड़ रुपए से ज्यादा की फीस अभी बकाया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वे कोई भुगतान नहीं करेंगे क्योंकि WHO को पहले ही जरूरत से ज्यादा दिया गया है। जबकि अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन से बाहर होने के लिए 1 साल पहले नोटिस देना और सभी बकाया भुगतान करना जरूरी होता है। मगर अमेरिकी विदेश विभाग ने इस शर्त का खंडन किया है, जिसके बाद अमेरिका के इस कदम पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह वही संस्था है जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देती है। इसका सबसे बड़ा योगदान हाल ही में हमने देखा जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही थी। बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही थी। हॉस्पिटल में मरीजों के लिए जगह नहीं थी, दवाइयां नहीं थी। इन हालात में वैक्सीन से लेकर दवाइयों के वितरण तक WHO ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। खासतौर पर अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में इसकी भूमिका और अहम हो जाती है, जहां देश बहुत विकसित नहीं है और ना ही उनके पास बहुत संसाधन है। WHO उनके लिए वो जरूरी ब्रिज है जो लोगों की जान बचाने के लिए बेहद अहम है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा आर्थिक सहयोगी है। WHO को अमेरिका से सबसे ज्यादा फंड मिलता है, लेकिन अब अमेरिका देशों के साथ सीधे सीधे संपर्क करके रोग निगरानी और दूसरे प्राथमिकताओं पर काम करने की तैयारी में है। लेकिन यह तय है कि उसका यह कदम पूरी दुनिया के लिए बड़ा झटका है। इस फैसले से अमेरिका के साथ साथ दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ सकता है। वैसे ट्रंप ने इससे पहले 66 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का भी ऐलान किया है, जिसमें 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाएं और 35 गैर UN संगठन शामिल है। यानी ट्रंप पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के योगदान को कम करते जा रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत रखने में अमेरिका की भूमिका को वो कमजोर करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उनके इस तरह की फैसलों की यह कड़ी कहां जाकर थमती है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अतीत के ऐसे शहरों की जो अब समुद्र की गहराइयों में डूब चुके हैं। तो इतिहास सिर्फ किताबों या इमारतों में नहीं होता, कभी कभी ये समुद्र की गहराइयों में भी छिपा होता है। कुदरत जब करवट लेती है तो बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। और आज हम बात करेंगे उन डूब चुके शहरों की जो कभी दुनिया की शान हुआ करते थे, लेकिन अब गुमनाम हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जमाइका के पोर्ट रॉयल की। 17वीं सदी में यह शहर अपनी विलासिता और व्यापार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन 7 जून 1692 की एक सुबह ने सब कुछ बदल दिया। एक भयंकर भूकंप और उसके बाद आई सुनामी ने इस पूरे शहर को निगल लिया।
इस जलजले में करीब 7,000 लोग, जिनमें 2500 गुलाम भी शामिल थे, वो मौत की आगोश में सो गए। 1950 में जब यहां खुदाई हुई तो गोताखोरों को एक पॉकेट घड़ी मिली जिसकी सुइयां 11:43 पर रुकी हुई थी। मानो समय ने उसी पल इस शहर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। अब थोड़ा और पीछे चले तो मिस्र के थोनिस हेराक्लियन शहर का जिक्र मिलता है। नील नदी के मुहाने पर बसा ये शहर करीब 2000 सालों तक रेत और पानी के नीचे छिपा रहा। तो 1990 के दशक में फ्रैंक गोडिया और उनकी टीम ने जब यहां खोज की तो शुरुआत में सिर्फ रेत ही हाथ लगी। गहराई में खुदाई हुई तो समुद्र के सीने से राजा रानी की 15 फीट ऊंची मूर्तियां और बेशकीमती काले ग्रेनोडियोराइट पत्थर निकलने लगे। करीब 150 ईसा पूर्व के आसपास आए भूकंप ने इस शहर को जलमग्न कर दिया था। अब अगला शहर यानी इजराइल के तट पर बसा एटलेट याम तो और भी प्राचीन है। करीब 6900 बीसी पुराने इस गांव में किसान और मछुआरे रहा करते थे। लगभग 600 सालों तक इंसानी चहल पहल रहने के बाद ये पूरी बस्ती अचानक समुद्र के जलस्तर में बदलाव या आपदा के कारण 30 फीट पानी के नीचे दफन हो गई। 1984 में इसकी खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब चौथे नंबर पर इस लिस्ट में आता है ग्रीस का पाव्लोपेट्री शहर। यह शहर हमें किसी रहस्यमयी भूल भुलैया की याद दिलाता है। 1960 में खोजे गए इस शहर की बनावट आज भी हैरान करती है। यहाँ पत्थरों की गलियां, चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरे और अनुष्ठानिक इमारतें आज भी वैसी ही मिलती हैं जैसे कि वक्त ठहर गया हो। यहाँ मिले प्राचीन मिट्टी के बर्तन बताते हैं कि यह कभी व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा होगा जो भूकंप की भेंट चढ़ गया। अब इस कड़ी में हम अपने 5वें और आखिरी शहर की तरफ आ गए हैं। इसकी कहानी बाकी के 4 शहरों से काफी अलग है और यह है इटली का बाइये शहर। तो ये शहर किसी अचानक आई आपदा से नहीं बल्कि ब्रैडिसिज्म यानी जमीन के धीरे धीरे धंसने की प्रक्रिया की वजह से डूबा। करीब 2000 साल पहले ये रोम के अमीरों के आलीशान घर और गर्म पानी के स्नान घर से सजा होता था, लेकिन आज इस शहर पर काई जम गई है और ये मछलियों का बसेरा बन चुका है। खंडहर में तब्दील हो चुके ये शहर हमें याद दिलाते हैं कि कुदरत के एक इशारे पर सब कुछ लहरों में समा सकता है, लेकिन समुद्र की गहराई में आज भी ये शहर अपने होने की गवाही दे रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।